2000 डंडे मेरे भाई के पीठ और चूतर और ये जांग के मारा गया है। और उसके बाद में इस वीडियो को देखे, एक आईएएस और एक आईपीएस ने मिलकर एक बेचारे की जिंदगी खत्म कर दी, मार दिया जान से। इस वीडियो को फुल स्किप करे और देखे कि आज हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी नफरतों की बीज बोई गई कि एक मुसलमानों को एक पुलिस आईपीएस और आईएएस ने मिलकर लड़की आईएएस और एक आईपीएस ये लोग मिलकर के बेचारे को जान से मार दिया। इस वीडियो को देखें। 2000 डंडे मेरे भाई के पीठ और चूतर और ये जांग के मारा गया है। और उसके बाद मैं क्या देखा हूँ कि वो तो मैं कोठी में देख लिया था कि मेरे भाई का एक हाथ टूटा हुआ है। जो मुस्लिम हम लोग हो गए ना, वही बहुत बड़ा गुनाह है। इस देश में तो चलिए रहा था, लेकिन अभी झारखंड में भी और पलामू में भी पहला कैसा केस हो गया कि मुस्लिम पलामू में के अंदर भी सेफ नहीं है जी। लेकिन वहाँ पे मैं देखा कि मेरा भाई का एक पैर भी टूटा हुआ था। पैर भी टूटा हुआ था? हाँ, भाई तड़प कर धीमी आवाज में तड़प रहा था, कभी गले लिपटता, हमसे कहता कि मैं 3 तारीख को एसपी मैम जब चढ़ के मारी थी हमें पीठ पर, पेट पर, तो उस वक्त मेरा पेशाब आना बंद हो गया था। अब मैंने पूछा कि मेरा भाई ये हाथ कब टूटा, तो मेरा भाई रो कर कहा कि 1 तारीख को जब थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने जब लाए थे तो उसी वक्त थाना प्रभारी ने मेरे हाथ मारकर तोड़ दिया था उसी समय, इसीलिए आप लोग से मिलने नहीं दिया। और उसके बाद कहता कि एसआई सुधीर कुमार जो है नावा बाजार के एसआई, उन्होंने इतना मारा कि मेरे पीठ के गोश्त उग गए, मेरे पैंट में खून आ गया था, गीला पैंट हो गया था। मेरा भाई रो रो कर, उस पैंट आज तक मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, समझे। वो इतना मारा कि पैंट में खून आ गया कि अगर जब तक एसपी मैम को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक हमारे और भाइयों को डर है, हमें खुद डर है को किसी साजिश में फंसा सकते हैं, फंसा करके हम लोग को भी मार सकते हैं। आप सब इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं महफूज अहमद के घर पे। महफूज अहमद जो अपने क्लिनिक पे 1 मार्च के दिन मौजूद होते हैं और वहीं से नावा थाना के पुलिस जो है कि पकड़ करके ले जाती है। और महफूज अहमद के साथ इतना पिटाई किया जाता है, इतना उनको पीटा जाता है, इतना उनको मारा जाता है पलामू पुलिस के द्वारा कि लास्ट में महफूज अहमद 23 मार्च के दिन रांची रिम्स में दम तोड़ देते हैं इलाज के दौरान। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया महफूज अहमद जैसे इंसान को पीट करके जो है कि हत्याएं कर दी गई है। ये दर्द भरी कहानी समझिए कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना मुस्लिम समुदाय में माना जाता है और एक सप्ताह के महज बाद जो है कि ईद का त्यौहार है। तो ईद त्यौहार से पहले समझिए कि घर में मातम पसर चुका है, घर के लोगों का रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं महफूज अहमद अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए समझिए कि नए कपड़े वो लाते हैं, ईद का जश्न मनाते हैं। लेकिन समझिए कि पुलिस जब पकड़ करके ले जाती है, लेकिन फिर वापस महफूज का शव आता है और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। उनका जो है कि मिट्टी मंजिल हो चुका है। उससे पहले एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है और मुआवजा की भी बात कही गई है। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप सबको ये भी बता दें कि महफूज अहमद की शादी भी होने वाली थी अप्रैल महीने में, यानी कि 1 महीना समय था। शादी से पहले ही समझिए कि घर में खुशियों का माहौल था कि माँ बाप ये जश्न में थे कि बेटे के सर पे सेहरा सजाएंगे, क्योंकि माँ बाप समझिए कि पाल पोस कर कितने अरमानों से बड़े किए थे, लेकिन सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ महफूज अहमद के भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम हुआ? जी, मेरा नाम इकबाल अहमद हुआ। मैं महफूज का बड़ा भाई हूँ जी। ये बताइए इकबाल जी कि आखिर कैसे मामला यहाँ तक हुआ कि आपके भाई को जो है कि पीट कर पुलिस के द्वारा हत्या कर दिया गया? ये खबर काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए, सबसे मेन इसमें हम लोग का क्या है ना, हम लोग जो मुस्लिम बन हो गए हैं ना, मेन रीजन यही है। क्योंकि अगर हम लोग मुस्लिम नहीं रहता तो उसमें साथ में 4 अपराधी बोला था पकड़ा है। वो लोग जो अपना जो चलान किया है थाना प्रभारी पाकी थाना का, तो वो 4 अपराधी को उसमें जिक्र किया है, लेकिन उसमें से 3 जो अपराधी है
उसको सही सलामत है, उसको एक हाथ भी नहीं मारा जाता है। वो अपना फैमिली से अच्छा से 2 घंटा बात विचार करता है चालान करने से पहले। और हम लोग का हमारा भाई को देखने के लिए भी नहीं दिया जाता है, ना खबर किया जाता है जी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मुस्लिम हम लोग हो गए ना, वही बहुत बड़ा गुनाह है। इस देश में तो चलिए रहा था, लेकिन अभी झारखंड में भी, अभी पलामू में भी पहला कैसा केस हो गया कि मुस्लिम पलामू में के अंदर भी सेफ नहीं है। बहुत बुरा इसी से देखा जा रहा है। और इसमें पूरा इसमें रचा हुआ है जो अपना पलामू एसपी रेशमी रमेशन है, इन्हीं का रचा हुआ इतिहास था कि एक मुस्लिम को मार देना ये बहुत गलत चीज है। ये इसमें पूरा मुस्लिम समुदाय को एक होना चाहिए था कि ये ऐसा एक मुस्लिम के साथ ऐसा कैसे हो गया। चलिए हम जो महफूज अहमद है उनके भाई जो नुमान जी हैं उनसे बात करते हैं, विस्तार रूप से जानते हैं। जब 1 तारीख के दिन पुलिस उठाती है नवा थाना के पुलिस, उस समय महफूज अहमद कहाँ पे थे? मेरा नाम नौमान अहमद है। 5:30 बजे नवा बाजार थाना में के गेट पे पहुंचते हैं तो मैं क्या देखता हूं कि गेट नवा बाजार थाने के अंदर एक स्कॉर्पियो लगी है जी। CG नंबर है और उससे मेरा भाई उस गाड़ी से नवा बाजार थाना चिंटू कुमार प्रभारी जो थे उस गाड़ी से मेरे भाई को उतार रहे थे उनके साथ में। नुमान जी ये बताइए कि आपके भाई को घर से उठाया गया था या कहाँ से उठाया गया था? मेरे भाई भीखी गांव छतरपुर थाना के अंतर्गत एक भीखी गांव पड़ता है जी। वहीं पे मेरा भाई क्लिनिक चलाया करता था, यानी ग्रामीण चिकित्सा का काम करता था। वहीं से मेरे भाई को तकरीबन 5:30 बजे शाम को उठा लिया जाता है। अच्छा, उठाया गया तो क्या उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे पहले से चल रहे थे या कुछ उनके द्वारा कुछ आपराधिक मामलों का घटनाओं का अंजाम दिया गया, कुछ केस मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर क्या? मेरे भाई को पूरे गांव से, पूरे न्यायालय से, पूरे जिले से या कि पूरे राज्य से आप पता कर सकते हैं, लिखित या मौखिक। हाँ। किसी से मेरा भाई का आज तक कोई थाने में या कहीं कोर्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था जी। कोई अपराधी मामला नहीं था, कोई ऐसा काम जिससे मेरा भाई करता था जिससे मेरे भाई के जान माल या किसी चीज का डर था, ऐसा कभी नहीं। किसी ने पूरे गांव में या औरत हो या मर्द, कोई सामाजिक ऐसे ने कभी किसी उनके खिलाफ कोई मुकदमा कभी दर्ज कराया ही नहीं। तो मैं कैसे जानूं कि मेरा भाई अपराधी था या कोई ऐसा काम करता था जिससे न्यायालय की नजर में वो अपराधी था? अचानक उठा के ले जाया जाता, बगैर खबर का, बगैर कंप्लेन का, बगैर खबर की, बगैर कंप्लेन के कोई ऐसा पेपर नहीं दिया गया। अचानक से मेरा भाई 3 बजे घर से निकलता है और अपना चिकित्सक पहुंचता है। पहुंचने के बाद फौरन मेरे भाई को वहीं से उठा लिया जाता है और साथ में मकान मालिक को भी उठाया जाता है। और जब मकान मालिक को उठाने के बाद मैं थाना पहुंचता हूं भाई के खबर के मुताबिक, तो क्या देखते हैं कि मेरा भाई CG नंबर है और वो उस गाड़ी से मेरा भाई छोटा महफूज अहमद और मकान मालिक को उसी गाड़ी से उतारते हुए थाने के अंदर लेकर जाते हैं जी। अब जब थाने के अंदर लेकर जब मैं गया तो पूछा कि आखिर आप क्यों लेकर आए हैं? तो बोले अभी कुछ पूछताछ के लिए लाया हूँ। चिंटू कुमार थाना प्रभारी SI सुधीर कुमार ने कहा कि मैं कुछ पूछताछ के लाया हूँ। पूछताछ के बाद नावा थाना प्रभारी है, हाँ, नावा थाना प्रभारी चिंटू कुमार है, उन्होंने पकड़ कर लाया था। लेकिन SI सुधीर कुमार ने कहा कि कुछ पूछताछ के लिए लाए हैं, अभी जाओ। ठीक 8 बजे पहुंचते हैं तो मेरे भाई को गायब कर दिया जाता है। वहां पे मेरा भाई उस थाने में नजर नहीं आता है, लेकिन मकान मालिक जब नजर आते हैं, मकान मालिक से पूछा गया कि मकान मालिक मेरे भाई महफूज अहमद को देखे हैं? तो बोले वो मेरे भाई को डॉक्टर कहते थे। बोले कंपाउंडिंग काम करता था लेकिन वो डॉक्टर कहते थे। बोले हाँ, डॉक्टर को मार पीट करके इसी बगल के रूम में रखा हुए है, पुलिस ने रखी हुई है, हम यहाँ बैठे हैं। ये कौन बोले? ये मकान मालिक विष्णुदेव उराव, जिनके मकान में उनका क्लिनिक, हाँ, चिकित्सक चलाते थे, क्लिनिक चलाते थे, ये मकान मालिक हैं, वही बोले ये। उसके बाद मैं बाहर आ गया, दूसरे दिन फिर पूछा तो मेरे भाई की किसी तरीके से ना मकान मालिक का खबर दिया, बोला यहाँ है ही नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन फिर गया तो उसके गलत व्यवहार, मेरे साथ गलत अल्फाज, उन्होंने आपके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। और हमें ऐसा लगा कि एक टोपी और दाढ़ी रखने या मुसलमान करने, बोले कि हथियार सप्लाई करते हो तुम? आपको ऐसे कहा गया? हथियार सप्लाई करते हो? यहाँ से चले जाओ। सुधीर सिंह क्या कहते हैं, यहाँ से चले जाओ तो मार कर इसे थाने में बंद कर देंगे और जेल भेज दिया जाएगा। आपको भी धमकियां दी गई। मैं कहाँ से सर लगता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, हथियार सप्लायर हूँ? तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम होने या हमें तो ऐसा लगा
ऐसा अब तक रिपोर्ट के मुताबिक मेरे भाई के साथ 4 लोग के झूठे केस के आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन 4 में 3 लोग सही सलामत जेल के अंदर जाते हैं, लेकिन वाहिद अकेला मेरा भाई था जो इस अवस्था में पहुंचा, मार कर उनकी जिस्म के एक हड्डी और गोश्त को चूर चूर कर दिया। अब आज मेरा भाई, कल जो मेरे भाई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि अस्पताल में जब सबसे पहले MMCH अस्पताल जो डाल्टनगंज में है, वहाँ कितने तारीख को भर्ती किया गया था? हमें तो जानकारी मिली, जैसे मेरे भाई को झूठे आरोप में फंसाकर 6 तारीख को जी, जब मैं न्यायालय में CGM कोर्ट में फाइल किया कि मेरे भाई को अपहरण कर लिया गया, चिंटू कुमार ने उठा कर ले गया है, तो 5 तारीख को जब हमने थक हार कर CGM से कोर्ट का न्यायालय में जाकर हम दर्ज किए मेरे मम्मी के अपने अम्मी के साथ, तो उसके बाद 6 तारीख को जब झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाता है, 5 बजे मेरे सामने मुलाकात नहीं कर दिया जाता, यानी कि पिटाई करने के बाद जेल भी भेज दिया जाता है। हाँ, मेरे भाई पिटाई करने के बाद और केस जब फाइल किए तो कोर्ट में इस अवस्था में लाया जाता है कि मेरे भाई मुझे न पहचान पाता, मेरे भाई से देखा लेकिन मेरे भाई पहचान भी नहीं पाया, और मेरे भाई का एक हाथ टूटा हुआ था जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लास्टर लगा हुआ था। मेरे भाई चलने की अवस्था में नहीं था, लेकिन 2 पुलिस कर्मी सिपाही जो थे हाथ पकड़कर जबरदस्ती लेके जा रहे थे। मैं वहां पहुंचा तो एक पुलिस कर्मी को हटाया तो मेरा भाई रुक गया, चल नहीं पाया। जब मेरा भाई फिर दूसरी पुलिस कर्मी जब हाथ पकड़ जबरदस्ती ले गए अंदर, तब मेरा भाई, और उसके बाद मेरे भाई को जबरदस्ती चलाकर चलने की अवस्था में तो कोर्ट में पेश किया गया, और पेश करने के बाद न्यायालय से बाहर निकलता है तो फिर भी मेरे भाई नहीं पहचान पाता। उसके बाद पर्सनल गाड़ी में और 3 अपराधी थे जो उनको ऐसे खुली जीप में ले जाया गया, लेकिन मेरे भाई को पर्सनल गाड़ी में लगभग 3-4 पुलिस वालों के साथ, स्पेशल अभियान वालों के साथ मेरे भाई को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस वक्त कोर्ट के निकलने के बाद सिर्फ मैं अपने भाई का चेहरा देख रहा था, हमें भाई से बात भी नहीं करनी दिया जाता है। जेल में जब शिफ्ट हो जाता हम लोग थक हार कर 6 बजे शाम को जब घर आते हैं, और आने के बाद 9 बजे जब घर पहुंचते हैं, ठीक 1 घंटा के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद मेरे बड़े भाई के ऊपर फोन आता है जेल से कि क्या आपका भाई महफूज है? तो बोले हाँ। कहाँ है? तो बोले कि मेरा भाई जेल में है। जेल में भी तो बोले आपके भाई की हालत सीरियस है, बचने के लायक नहीं है, आपको अभी जेल से फोन आता है। हाँ, जेल से फोन आता है। जेल का मैं जेलर बोल रहा हूँ, जेल से फोन आता है कि आपका भाई बचने की अवस्था में, हालत गंभीर है, सीरियस है, आप लोग सदर अस्पताल से रेफर किया जा रहा है, आप लोग रिम्स रांची पहुंचिए। तो मेरा एक भाई परिजन डाल्टनगंज में रहते हैं, हाँ। तो मैं उनसे कहा कि जाकर देखो, तो वहां पर देखा कि मेरा भाई ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, डाल्टनगंज अस्पताल सदर ऑक्सीजन लगा, बात कर रहे हैं, बिल्कुल धीमी आवाज से बात कर रहा था। ठीक 1 घंटे के बाद मैंने बोला कि रोक कर रखिए, तसल्ली दीजिए, हिम्मत दीजिए, मैं पहुंच रहा हूं। जब मैं पहुंचा तो मैं वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू के साथ अंदर गए मेरे अपने भाई के पास, महफूज अहमद के पास, देखा तो वहाँ बेजान पड़ा हुआ था, सिर्फ हल्की हल्की बोल रहा था धीमी आवाज में, और उनके नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ था, एक हाथ टूटा हुआ था। और मैं पूछा कि नाम क्या है, मैं पूछा कि आखिर कब यहाँ आए हो, सारी बात बताया। उन्होंने कहा कि जेल में कुछ इंजेक्शन लगे थे हमारे, कुछ इंजेक्शन, अभी जिसका नाम बताया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं पूछा कि कल आज दिन में क्या तुम्हें हमें देखे थे कोर्ट में? बोला नहीं। एक हमारी खाला थी, वो पूछे बाबू तुम आया था यहाँ इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में, तो तुम हमें देखे? तो बोले नहीं। मेरे खाला ने कहा कि सिर्फ यहाँ पर आकर पर्ची कटाया है, एक पर्ची कटाया है, इलाज नहीं किया गया है 6 तारीख को। 6 तारीख को सिर्फ पर्ची कटी है। भाई ने कहा ना न्यायालय में मुलाकात है, ना खाला से मुलाकात है, अब तक कहाँ थे? मेरे भाई पहचान कर बिलकने लगा, और मैंने तसल्ली दी। और जब मैं पूछा वहाँ पे कि आप कोर्ट में हमें तुम देखा? बोला नहीं, इतना कहना था, पुलिस वाले हमें हटा दिए कि ये सब मत पूछो। उसके बाद अपने भाई को दूसरी गाड़ी से हम लोग रिम्स लेकर पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर मेरा भाई एकदम रो कर लिपट कर रो रहा था। एक सदर अस्पताल डाल्टनगंज में नहीं, रिम्स में। अच्छा, ये बताइए कि रांची कितने तारीख को सदर अस्पताल से रेफर किया गया था? हमारे भाई को रांची सदर अस्पताल से 7 तारीख को रेफर किया गया था। 7 तारीख को रेफर किया गया था। लेकिन जो सर ये है
मेरे समय, लेकिन जो लिखित है सदर अस्पताल ने, एमएमसीएच जो पलामू सदर अस्पताल है, वो मेरे भाई को 4 ही तारीख को रेफर कर दिया था। इसलिए वो 4 तारीख है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये रेफर है, ये 4 तारीख एमएमसीएच जो सदर अस्पताल पलामू का यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे भाई को 4 ही तारीख को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग को छुपाने के लिए, सच को छुपाने के लिए झूठ के आरोपी बनाकर, कारी माटी घाटी पड़ता है एक पाकी थाना के अंतर्गत, वहां के झूठ के आरोपी बनाकर ये मेरे भाई को 6 तारीख के ये फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए कहिए या कुछ कहिए, या अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, एसपी महोदय ये बचाव के लिए, या कुल अधिकारी जो इतने अधिकारी अपने बचाव के लिए एक दिखावे के तरीके से मेरे भाई को 6 तारीख को जेल में भेज देते हैं झूठे आरोप में। लेकिन हकीकत यही है कि 4 मार्च को हमारे भाई को रेफर कर दिया जाता है। जब हम यही सवाल पूछते हैं सरकार से, जब मेरे भाई को गंभीर अवस्था में 4 मार्च को रेफर कर दिया जाता है, तो अब गंभीर अवस्था में मेरा भाई वहां पे कैसे चोरी करने पहुंच गया? सही बात। अगर मेरा भाई वहां पे चोरी करने गया था तो मेरे भाई का तो लोकेशन होगा। जी लोकेशन से आप देख सकते हैं। थाना के अंदर आप लाए होंगे, पाकी थाना के अंदर, वहां तो कैमरा तो 4 मार्च को लगा, 6 मार्च को लगा होगा। आप कैमरा में दिखा दीजिए एसपी महोदय, सरकार से आप कैमरा में हमें दिखा दीजिए। या आप नावा बाजार, अगर हमारे थाना प्रभारी चिंटू कुमार और एसआई सुधीर कुमार अगर मेरे भाई को नावा बाजार थाने में नहीं लाया है, नावा बाजार थाने में नहीं पकड़ा है, तो मेरे भाई का आप सरकार से हमें निवेदन है कि आप मेरे भाई का कॉल ट्रेस कीजिए कि मेरे भाई शाम में 1 तारीख को नावा बाजार थाने में बंद था या नहीं बंद था। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई को अगर चिंटू कुमार नहीं पकड़ा तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? अच्छा, चिंटू कुमार को निलंबित कर दिया। हाँ ठीक। तो देख सकते हैं चिंटू कुमार जो नावा थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया है। कितना लापरवाही बरती गई है। अच्छा ये बताइए कि रांची रिम्स में कितने दिनों तक उनका महफूज अहमद जी का इलाज चला? तकरीबन 15 से 16 दिन हुए। 7 तारीख से वही 23 तारीख तक 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक महफूज अहमद का इलाज जो है कि रिम्स में चलता है रांची, और वहीं 23 तारीख को वो दम तोड़ देते हैं। आप सबको पता होगा इस घटना की चर्चाएं विधानसभा में भी हुआ। जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं उनके द्वारा भी आवाज उठाया गया कि झारखंड में आखिर जो पुलिस प्रशासन जो है लोगों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन किस तरह से बर्बरता के साथ महफूज अहमद के साथ पिटाई किया गया। आप एक वीडियो में बोल रहे थे कि महफूज अहमद के साथ इतना पिटाई किया गया कि हाथ तो टूटा ही था, उसके साथ साथ शायद आंख की रोशनी भी चली गई थी। जी। जब मैं अपने भाई को अपने प्राइवेट गाड़ी से रिम्स लेकर पहुंचता हूं, हमें एम्बुलेंस पर नहीं बैठाया जाता है। हाँ। मैं लाख कोशिश करता हूं डाल्टनगंज से, जब मेरा भाई तकरीबन 1 बजे यहाँ से चलता है, 1 बजे रात में 6 तारीख को जेल में भेजा जाता है। 7 तारीख को AM में, ये दिन जो था शुक्रवार था, दिन शुक्रवार को AM में तारीख बदल जाती है। 6 तारीख को जेल से निकालने के बाद तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में जेल से बाहर आता है। उसके बाद 7 तारीख को AM में जब मेरा भाई रात में रिम्स के लिए रवाना होता है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने भाई के साथ उस गाड़ी में बैठकर जाऊं, लेकिन हमें नहीं बैठने दिया जाता। हमें बोले खैर पानी की जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को उठाने बैठाने की जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई की तकलीफ होगी तो कुछ तो दर्द बयान करेगा। मैं तकलीफ दर्द दूर करने वाला तो एक ईश्वर है, अल्लाह है, लेकिन एक इंसान भी बनता है, कभी उठाना हो बैठाना हो। डायरेक्ट तो हम पहुंचे हुए तो उतने नहीं है, पैगंबर पीर पैगंबर औलिया भगवान राम तो नहीं है कि अल्लाह उतर के हमारे पास या ईश्वर उतर के आ जाएंगे। एक इंसान जरिया बनता है। मैं लाख कोशिश किया, कलप कर कोशिश किया, लेकिन हमें बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक, हम भाई को तकरीबन 8 बजे 7 मार्च को लेकर जब रिम्स में पहुंचते हैं, तो रिम्स में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, जब सर्जरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, तो मेरे भाई को डॉक्टर साहब ने 10 बजे जब इलाज शुरू करना शुरू किए, तो मैं क्या देखता हूँ, उस वक्त मेरी ज़बान बंद हो गई सर। मैं क्या बताऊं जी, मेरे आंख के पर्दे पड़ गए। मेरे भाई को देखा कि इस अवस्था में कि मेरे भाई को लगभग
डंडे का पीठ पर निशान है, ठीक है। यहाँ देखिए 2000 डंडों का निशान। 2000 पीठ। तो अभी जो है कि हम क्लियर आप सभी को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इनको जो है कि वीडियो भी है। 2000 डंडों से वार किया गया। खासकर अगर बात कही जाए, पुलिस के द्वारा इस कदर पिटाई किया गया है, यानी कि प्राइवेट पार्ट पे भी अटैक किया गया है, वार किया गया, मारा गया, इस तरह से मारा गया है कि इसको बयान नहीं कर सकते। तो वहां पे आप देखे कि पीठ पे चोटें आई थी काफी। मैं देखा कि कम से कम 2000 डंडे। मैं तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम की गुंजाइश नहीं है। 2000 डंडे मेरे भाई के पीठ और चूतर और ये जांग के मारा गया है। और उसके बाद मैं क्या देखा कि वो तो मैं कोठी में देख लिया था कि मेरे भाई का एक हाथ टूटा हुआ है जी। लेकिन वहां पे मैं देखा कि मेरा भाई का एक पैर भी टूटा हुआ था। पैर भी टूटा हुआ था। हाँ, भाई तड़प कर धीमी आवाज में तड़प रहा था, कभी गले लिपटता, हमसे कहता कि मैं 3 तारीख को एसपी मैम जब चढ़ के मारी थी हमें पीठ पर, पेट पर, तो उस वक्त मेरा पेशाब आना बंद हो गया था। अब मैंने पूछा कि मेरा भाई ये हाथ कब टूटा, तो मेरा भाई रो कर कहा कि 1 तारीख को जब थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने जब लाए थे, तो उसी वक्त थाना प्रभारी ने मेरे हाथ मारकर तोड़ दिया था उसी समय, इसीलिए आप लोग से मिलने नहीं दिया। और उसके बाद कहता कि एसआई सुधीर कुमार जो है नावा बाजार के एसआई, उन्होंने इतना मारा कि मेरे पीठ के गोश्त उग गए, मेरे पैंट में खून आ गया था, गीला गीला पैंट हो गया था। मेरा भाई रो रो कर, उस पैंट आज तक मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, समझे। वो इतना मारा कि पैंट में खून आ गया। तो मेरे भाई बोले सब्र रखो, सब अल्लाह ताला ईश्वर इंसाफ करेगा। फिर भी मेरे भाई बयान करते रह गया कि सीना टूट गया। और ये एसपी मैम जब 3 तारीख को, 1 तारीख को चिंटू कुमार ने मारा, 2 तारीख को भाई बोला कि दूसरे दिन थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार है, थाना प्रभारी थे। हाँ, वो पहचानता था और मैंने भी देखा। गए जब सदर अस्पताल में, हाँ यही से चिंटू, ये प्रशांत थाना प्रभारी छतरपुर को दूसरे दिन यानी 2 तारीख को इतना मारा कि मेरे भाई की हालत खराब होने लगी। और उसी अवस्था में 3 तारीख को एसपी कोठी लेकर चिंटू कुमार पहुंचते हैं। तो एसपी कोठी में इस कदर पिटाई होती है कि 4 जवानों के बीच एसपी मैम ने इस कदर बांधकर पैर, हाथ और बांधकर पैर भी पिटवाया कि मेरे भाई तड़पने लगा, इधर उधर उठाने लगा। और उस वक्त मेरे भाई ने एसपी मैम से बताया कि मैम मेरा हाथ टूट चुका है, मेरा हाथ फूला हुआ है, टूट चुका है, पैर खुलवा दीजिए मैम। लेकिन मैम को, एसपी मैम को तरस नहीं आया। वो कैसी औरत है, बल्कि हाथ मना करने के बजाय एसपी मैम मेरे भाई के सीने और पेट पर चढ़कर जूते से वार करने लगी। और मेरे भाई बताता वार करते करते इतना वार बेतुका बेहोश में वार करने लगी कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर वार करना शुरू कर दी। अब जब मैं एक शांत हो गया, एकदम सुस्त पड़ गया, तो कुछ पेट्रोल की भी बात चल रही। जब शांत पड़ गया तो मेरे एसपी मैम क्या करती हैं कि मेरे बाल पकड़कर बार बार सर को जमीन में टकराने लगी कि बोल, तुम ये कच रहा है, बता नहीं रहा है, तुम ये बता नहीं रहा है, तुम क्या बोलते हो उसको, लापरवाही कर रहा है बताने में, झूठ बोल रहा है, तुम्हें बेहोश नहीं, तुम्हें ये मार को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मेरा भाई बोला कि नहीं, अब हमारे अंदर जान नहीं बच रही, ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी मैम, अभी छोड़ दीजिए। लेकिन एसपी मैम ने मेरे भाई को नहीं छोड़ा, बार बार लड़ाते रहा। उसके बाद मेरे भाई बेहोश हो जाता है। जब मेरे भाई बेहोश हो जाता है तो उसके बाद जब मेरे भाई की आंख खुलती है, मेरे भाई ने डॉक्टर के सामने और मेरे भाई के सामने और मेरे सामने, एक ड्राइवर गए थे यहाँ से, उनके सामने बयान देता है ये सब। और क्या कहता है कि जब मैं आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, एक कोई अस्पताल है, अगल बगल बेड पे और मरीज लेटे हुए हैं और उसमें इलाज मेरा चल रहा है। जब इलाज में होश में आया, होश में आने के बाद तो मैं क्या, जब बाहर लोग लाने लगे हमें, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक कल्याण अस्पताल है, डाल्टेगंज लिखा हुआ था, कल्याण अस्पताल है। उस कल्याण अस्पताल के गेट से मैं इलाज करा के बाहर आ रहा था, तो उसमें कैमरे भी कुछ लगे थे। तो इतना भाई कहता, उसके बाद इलाज करा के बाहर आ रहे थे तो उसका जांच कराइएगा आप लोग। भाई ने कहा उस सीसीटीवी कैमरा भी है, उसमें दिखाइएगा। उसके बाद मेरा भाई को न्यायालय में पेश किया जाता, लेकिन न्यायालय में पेश करने वक्त मेरा भाई होशो हवास में नहीं था।
होश हवास इसलिए नहीं था कि मैं न्यायालय में कुछ बात भी कहा था उनसे, लेकिन मेरे तरफ देखा भी नहीं। लेकिन मेरे भाई जब रिम्स पहुंचा तो बोला कि हम जब किसी को देख रहे हैं तो अब तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले जेल में सदर अस्पताल से पहले हमें कुछ नजर, जब किसी को देखता तो टेढ़े टेढ़े नजर आता। हमें लग रहा है कि कुछ आंख में भी पिटाई या कुछ ऐसा चीज डाल दिया गया था जिससे मेरे भाई की आंख की रोशनी चली गई थी। तभी तो पुलिस कर्मी पकड़ कर ले जा रहे थे। अगर आंख की रोशनी नहीं होता तो रास्ता देखता, ऊंचा सीढ़ी पर पकड़ के चढ़ाना, ये कोर्ट के अंदर पकड़ के ले जाना, कोर्ट के अंदर पकड़ के लाना, पकड़ के गाड़ी में चढ़ाना, यहाँ तक कि मेरा भाई जब गाड़ी में बैठा तो इतनी नहीं वो आवाज नहीं दिखा रहा था कि अपने से सीट चेंज कर सके। पुलिस कर्मी अंदर घुसते हैं, फिर पकड़ कर उसको दूसरी तरफ खिसकाते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि आंख में कुछ ऐसी चीज डाली गई थी, या मेरे आंख पर भाई के वार के, इसलिए कि मेरे भाई के एक बाएं आंख पे बहुत सारा चोट का निशान था। ये काले काले निशान पड़े थे। अच्छा, अभी आप लोग झारखंड सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वारदात हुई काफी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो है कि घटना का अंजाम पुलिस के द्वारा दिया गया, क्या अभी झारखंड सरकार से मांग करेंगे? झारखंड सरकार से मांग यही है कि मैं 7 मार्च को जब रिम्स पहुंचा जी, और सारे भाई के बयान के सुनने के बाद वहाँ पे 2-3 थाना प्रभारी थे, जो सतबरवा थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी मौजूद थे मौके पे। एक पर्सनल बॉडीगार्ड के तरीके से उनको तैनात करके एसपी मैम भेजी थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और 3 कमान काट के ले जाने वाले भी थे। जब मेरे भाई जब सारा बयान दिया थाना प्रभारी के सामने तो डॉक्टर को मिला लिए, वो डॉक्टर को मिला लिए इसलिए कि मैं अपने भाई के साथ एक्सरे और सीटी स्कैन मैं खुद जाके कराया। आप सीसीटीवी कैमरे में रिम्स में देख सकते हैं। 7 तारीख को मैं सीटी स्कैन कराने गया तो मेरे भाई के 7 तारीख को सीटी स्कैन का रिपोर्ट छुपा दिया गया। सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी छुपा दिया? हाँ, सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी छुपा दिया गया सर। इसलिए कि सीटी स्कैन जब हुआ था उसमें साफ जाहिरी था, हम लोग को नहीं दिखा दिया गया सीटी स्कैन, इसलिए कि हम छुपता नहीं। हम जब रिपोर्ट लेने जाते थे तो हम लोग को नहीं मिलता था, या तो जो कमान काट कर सिपाही ले गए हैं उनको मिलता था, या तो फिर वार्ड बॉय एक कहते थे कि आपको नहीं मिलेगा, ये कैदी का मामला है, पुलिस केस का मामला है, ये घर के परिजन को रिपोर्ट या किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको जानकारी लेना है तो पुलिस के साथ जाए या फिर आप वार्ड बॉय को लेके आए। तो और जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे पुलिस वाले जाते थे, और हमें ये डर बना हुआ था 7 तारीख से लगभग 13 तारीख तक, जब तक वहां तक डर बना हुआ था। और हमें धमकी भी मिली थी। किनके द्वारा? थाना प्रभारी। जब मेरे भाई बयान दिया तो बयान के मुताबिक जब मेरे भाई को उस अवस्था में पुलिस ने नहीं छोड़ी, मेरे भाई को डांटना शुरू किया। तो मैं बोले आप क्यों डांट रहे हैं? तो क्या कहता है, मैं छतरपुर थाना प्रभारी हूँ, प्रशांत छतरपुर थाना प्रभारी हूँ। तो मैं थाना प्रभारी साहब हैं, तो बोले ज्यादा इधर उधर करोगे तो इसी अवस्था में तुमको भी पहुंचा दिया जाएगा। हमें ही बोलते हैं थाना प्रभारी कि जिस भाई में अवस्था में भाई पहुंचा है तुम्हारा, तुम्हें भी पहुंचा दिया था। हमें डर बना हुआ था। हम दवा भी लेने जाते थे सर, तो पीछे पीछे जाते थे पुलिस वाले सादे ड्रेस में। कई दिन लगभग 15-20 लोग थे। अभी आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि मेरे भाई को सीटी स्कैन का रिपोर्ट छिपा दिया गया, आप सीबीआई की जांच दे, ताकि जिस डॉक्टर ने सीटी स्कैन का रिपोर्ट छुपाया, जिस सिस्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन बार बार लगाता रहा, जब एक दिन मैंने पकड़ लिया तो दूसरे दिन जहर का इंजेक्शन लगा दिया, जिसका आप 12:22 पे 22 तारीख को आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में। सीबीआई तो देख सकते हैं। जी। हमारी क्या औकात है? सरकार से हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच की मांग है, वो सीबीआई इंस्पेक्टर हमें दे, और जाके अपने स्तर से अच्छे और सच्चे चाहिए, हमें अच्छे और सच्चे सीबीआई इंस्पेक्टर चाहिए, वो दे, ताकि सारा डिटेल में मेरे भाई को कि कातिल को पकड़ा जाए। डॉक्टर, नर्स और ये सबूत छुपाने वाले, भाई को मारने वाले चिंटू कुमार नावा थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी और एसपी मैम को अच्छी तरीके से जांच
सीबीआई करे, ताकि हम हमारे भाई को जान से जो भी मारे हैं और उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए जी। उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और सरकार से यही मांग है कि आप अच्छे और सच्चे और पढ़े लिखे, चाहे दरोगा हो, एसआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो, ऐसे जगह सरकार आप तैनात कीजिए। आप तैनात कीजिए जिसको संविधान मालूम हो जी, जिसको संविधान मालूम हो। जिसको संविधान ही नहीं मालूम है उसको नौकरी में रहने का क्या अधिकार है। जी जी। था आप लोग का ये मांग था कल कि जब तक एक नौकरी नहीं दिया जाता है घर परिवार के लोगों को, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। तो इसको लेकर क्या, नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरे भाई महफूज अहमद को सुपुर्द खाक करने से पहले हम परिजनों को, मेरे पिताजी सैयद तुफैल अहमद के द्वारा और परिजनों के द्वारा ये मांग था कि ठीक है, बेरहमी से मेरे भाई को पीटा गया, मारा गया, हत्या कर दिया गया, लेकिन सुपुर्द खाक करने से यहाँ जब आए, बहुत अधिकारी रैंक पे, मैं सबको का नाम नहीं जानता लेकिन कुछ कुछ को चेहरा और नाम पहचानता जानता हूँ। किनके द्वारा लिखित ये दिया गया कि आपके परिजन में किसी को नौकरी दिया जाएगा, एक सदस्य को, और साथ ही साथ मुआवजे की मांग बात कही गई है? जी, सीओ भी आए थे। सीओ भी ने कहा कि जो आपका जो है नावा सीओ, जी नावा सीओ, नावा प्रखंड के सीओ आए थे। वो बोले कि हमें सारे चीज देकर भेजा गया है, आप जो कहेंगे आपकी पूरी की जाएगी। और चैनपुर थाने के शहनशाह भी आए थे, वो भी उन्होंने कहा कि आपको जहाँ भी होंगे वही। लेकिन एक आईपीएस रैंक के 3 स्टार वाले आए थे, उन्होंने कहा, जिनका नाम मोहम्मद याकूब उनके बैच पर लिखा हुआ था, उन्होंने कहा मेरी सहमति से, मेरी अपने जिम्मेदारी के साथ आपकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। हमारी मांग यही थी, मुआवजा के तौर पर मेरे भाई को 1 करोड़ रुपया और सदस्य में पढ़ाई के मुताबिक 1 सदस्य की नौकरी जी, और जिसपे ये हमारा साइन है। वो इसलिए हम वीडियो के स्क्रीन छोड़ दीजिए, वीडियो के स्क्रीन पे हम चला देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आज हम जो इस परिवार के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, बातें सुन करके वाकई में जो है कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जिस तरह से बर्बरता के साथ, जिस तरह से दरिंदगी के सारे हदें जो है कि पार हो चुकी है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि एक भाई, 5 भाई हम लोग होते हैं, एक भाई को मार दिया गया किसी झूठे साजिश में फंसाकर, और हमें 4 भाई हम लोग बचे हैं। तो हमें डर है कि अगर जब तक एसपी मैम को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक हमारे और भाइयों को डर है, हमें खुद डर है कि वो किसी साजिश में फंसा सकते हैं, फंसा करके हम लोग को भी मार सकते हैं। और सरकार से ही मांग है कि मैं अपने भाई को सुपुर्द खाक इस तरीके से किया गया है, अगर 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी को निकाला जाएगा, अगर बॉडी का एक अंग भी मिल जाएगा, किसी हड्डी मिल जाएगी, उससे मेरे महफूज अहमद का कातिल को, गुनाहगार को पकड़ा जा सकता है। और सरकार से मांग है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिसको संविधान का अधिकार नहीं मालूम है उसको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुंचना चाहिए कि झारखंड में इस तरह से किया जाता है। झारखंड में बेखौफ हो चुके हैं पुलिसकर्मी, जब मन जहां मन, जिसको मारना है, जिसको पीटना है उसको पीट दे रहे हैं, जिसको मारना है उसको मार दे रहे हैं। और आप लोग ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में क्या सोचते हैं, और सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे दोस्तों, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।